गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अपन मौलिक अधिकारों के संबंध में बात कर रहे हैं। मैंने आपको इसका पूरी पीडीएफ भी बना के भेज दिया है, जिससे कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उनको साथ में सुनते भी रहें और बात भी करते रहें और देखते रहें कि आपस में डिस्कशन करेंगे, तभी आपको इसके ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने अनुच्छेद 19 को पूरा आप लोगों को बता दिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 20-21 के संबंध के अंदर। अगर हम अनुच्छेद 20-21 को देखें तो बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकारों के बारे में, क्योंकि ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किए जा सकते। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में यानी कि आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। तो एकमात्र अनुच्छेद 20 व 21 ऐसे हैं जिनको किसी भी स्थिति के अंदर स्थगित नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा इसमें है क्या। तो अगर अपन देखें अनुच्छेद 20 के अंदर 3 बातें महत्वपूर्ण तरीके से कही गई है। सबसे पहली बात ये की गई है, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ये देखें कि अगर आप जबरदस्ती किसी से गवाही दिलाएंगे, जबरदस्ती किसी से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, तो व्यक्ति की गरिमा के ऊपर एक आंच आती है, उसके आत्मा पर आंच आती है, वास्तविक रूप से उसकी स्वतंत्रता व उसके अधिकारों पर आंच आती है। इसलिए अगर आपने थाने के अंदर जबरदस्ती कहलवा भी ली कोई बात, तो न्यायालय उस चीज को नहीं मानता। न्यायालय वही मानता है जो उसके समक्ष कहा गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नंबर 2, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक व्यक्ति ने एक अपराध किसी समय किया और न्यायालय ने उसको दंडित किया, वो जाके सजा काट आया। ऐसा नहीं कि उसके 6 महीने बाद जाके दूसरा न्यायालय उसी अपराध के लिए उसको वापस सजा दे दे और वो वापस सजा काटने के लिए जाएगा इस प्रकार, क्योंकि वो सजा काट चुका है उस अपराध के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण तरीके की बात है। तीसरी बात कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस समय जो कानून अस्तित्व में है वही कानून आपके निर्णय के समय लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संजय दत्त ने जब कोई अपराध किया उस समय टाडा कानून था, लेकिन जब निर्णय हुआ उस समय पोटा कानून आ गया था, लेकिन उसके ऊपर टाडा कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई हुई थी, न कि पोटा कानून के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी। यानी जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस समय जो कानून अस्तित्व में है वही निर्णय के समय लागू होगा। ये स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान में रखें। ये बड़ा महत्वपूर्ण तरीके की बात है। कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं, कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता, कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो नया कानून आ गया है, नया कानून ही लागू होगा। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 20 अपने आप के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां तक अनुच्छेद 21 का प्रश्न है, तो अनुच्छेद 21 की महिमा तो बड़ी जबरदस्त है। असल के अंदर ये जीवन व जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन व जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन न कर लिया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि मर्जी है जिसको आप ना फांसी पे लटका दें, मर्जी है जिसको आप ना मौत की सजा दे दें, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। असल के अंदर इसके अंदर पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। आप देख लें, राजीव गांधी हत्याकांड हुआ, इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ, उनकी भी सब कुछ जानते हुए भी, उनको गिरफ्तार करने के बावजूद भी सारी न्यायिक प्रक्रिया का उसके अंतर्गत पालन हुआ है। आपको पता होगा प्रमोद महाजन की हत्या उसके भाई ने करी। हत्या करने के बाद वो पिस्टल लेके, उसी पिस्टल को लेके थाने पहुंच गया, लेकिन थाने के अंदर ऐसा नहीं कि उसको जाते ही ना मतलब उसको फांसी पे लटका दिया। पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया। और तो मैं इसके अंदर क्या बोलूं, जो कि भारत के ऊपर हमला करने वाले आतंकवादियों में कसाब जैसे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा, उसके लिए भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया था। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या जीवन की स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर लिया जाता। और अब तो अनुच्छेद 21 के अंदर कई प्रकार की चीजें जोड़ दी गई हैं। एक तो एक व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था इसके अंदर कर दी गई है। असल में मेनका गांधी केस के अंदर इस बात को और ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है, और जिसके अंदर हर तरह से व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जिंदगी कैसे जी जाए, विदेश जाने की उसकी स्वतंत्रता है तो वो जा सकता है विदेश, यहाँ पर उसको रोकने की स्वतंत्रता नहीं है कि हम उठाएं और इस तरह का कानून बना दें।
वो उस स्वतंत्रता का पालन करेगा। वो एक तरह से एक सामान्य तरीके से एक वास्तविक जीवन जिसको जीना चाहता है, उस तरह के जीवन की सारी व्यवस्थाएं राज्य के लिए अनिवार्य होती है। उसकी निजता जो है, जो अभी निजता का अधिकार थोड़ा महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ा गया है, वो भी इसके अंदर है कि मेरी प्राइवेसी है, मेरी निजता है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और न्यायालय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति की इस निजता को ध्यान में रखा जाए। साथ ही कई बार पूछा जाता है कि संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 21 को संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात 21 के अंतर्गत जोड़ी गई है, जो कि ये स्पष्ट रूप से किया गया 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा देना या लेना उनका एक तरह से अधिकार है। और आज की तारीख के अंदर ये अधिकार एक ऐसे अधिकार के रूप में हो गया है कि हम देखें ये अधिकार में भी है, ये कर्तव्य में भी है और ये नीति निर्देश सिद्धांत के अंदर भी है। अगर कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीजें जो तीनों के अंतर्गत है, तो तीनों के अंतर्गत ये शिक्षा का जो अधिकार है, जो कि 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, जहाँ पर निःशुल्क वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात है, वो इसके अंतर्गत की गई है। तो ये हमको बीच में 21 को एक महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखने वाली स्थिति इसके अंतर्गत रखने की बात है। और ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर हम ये देखें कि किसी भी स्थिति के अंदर इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और किसी भी स्थिति के अंदर इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाता है तो हम न्यायालय की शरण इमीडिएटली ले सकते हैं। ये इसके अंतर्गत कहा गया है। आज यहां तक की, बाकी बात कल के लिए। थैंक यू वेरी मच।